हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा चिंता में डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2018 में लाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है वो किस तरह से भारत की डेमोक्रेसी को इफेक्ट कर सकता है और आगे चलकर भारत की पॉलिटिकल जर्नी को तय कर सकता है, इन्हीं सब मुद्दों पर आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि एक्चुअल में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है क्या, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन आया है। तो पहले जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया इस मामले में। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक बेंच थी जिसको लीड कर रहे थे डी वाई चंद्रचूड़, जो कि वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, जो कि 2018 में लाई गई थी, सबसे पहली बार लेट जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं अरुण जेटली, उनके द्वारा 2017 में इस स्कीम को प्रेजेंट किया गया था और आगे चलकर 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे एक फाइनेंस बिल के माध्यम से पास करवाया और इसे देश में लागू किया। जब सेंट्रल गवर्नमेंट इस बिल को लेकर आई थी तो 2 चीजों पर उनका फोकस था। एक, उन्होंने कहा था कि इस बिल के माध्यम से देश में जो इलेक्शन पार्टीज हैं, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको जो फंडिंग होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी और इसके माध्यम से देश में ब्लैक मनी को खत्म करने में मदद मिलेगी। ये 2 विचार थे सेंट्रल गवर्नमेंट के उस वक्त और 2018 में इस बिल को पास कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी, वो कहीं ना कहीं नागरिकों के मौलिक अधिकार में राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट करती है और इसके अलावा देश में फेयर इलेक्शन को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया है। जब 2018 में इस स्कीम को लाया गया था तो काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट गई। उनमें इंपॉर्टेंट थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और दूसरी कॉमन कॉज एंड द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसे शॉर्ट में एडीआर के नाम से जाना जाता है। एडीआर की बात करें फ्रेंड्स, तो देश में ये एक एनजीओ है, इसको ऐसा समझिए, देश में काले धन को उजागर करना, काले धन की जानकारी देना और पॉलिटिकल पार्टीज को कितनी फंडिंग मिल रही है, कितना पैसा मिल रहा है अनुदान के रूप में, ये रिवील करने का काम एडीआर का है। तो ये एक एनजीओ है। इनके रिप्रेजेंटेटर प्रशांत भूषण थे और इसके अलावा कपिल सिब्बल इनके वकील के रूप में सुप्रीम कोर्ट में थे, रिप्रेजेंटेटर के रूप में, लॉयर के रूप में थे और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मुद्दे को उठाया, इस मुद्दे के बारे में बताया कि क्या क्या हर्डल से इस स्कीम में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है और किस तरह से ये भारत की डेमोक्रेसी को इफेक्ट करती है और किस तरह से भारत में फेयर इलेक्शन को खत्म करने का ये स्कीम प्रयास कर रही। आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड को कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक्चुअल में क्या है, इसके फीचर्स क्या है, कौन इशू कर सकता है। अगर किसी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत फंडिंग चाहिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से अनुदान चाहिए, पैसा चाहिए, तो उसे क्या योग्यता चाहिए, इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड के क्या फायदे हैं और अदर मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे, देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। तो इसको सीधा सा आप ये समझिए कि ये एक चेक है जो कि एसबीआई के द्वारा इशू किया गया है। किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा। एक एग्जांपल है, एग्जांपल से इसे समझिए। एसबीआई ने इस चेक को इशू किया है। कोई भी व्यक्ति जो चंदा देना चाहता है पॉलिटिकल पार्टी को, वो एसबीआई की पर्टिकुलर कुछ ब्रांचेस में जाकर, जो ऑथराइज्ड है इस चीज के लिए, वहां पर जाकर एक इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकती है उस राशि का। इसके डिनोमिनेशन की हम बात करेंगे कि कितना पर्टिकुलर चंदा दिया जा सकता है इस कार्ड के माध्यम से या इस बॉन्ड के माध्यम से, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन आप यहां पर यह समझिए कि एसबीआई की ब्रांच में कोई भी व्यक्ति गया, उसने एक बॉन्ड लिया, उतना पैसा पे किया, अब 15 दिन के अंदर उस पॉलिटिकल पार्टी को उसको चंदे के रूप में वो बॉन्ड देना पड़ेगा और पॉलिटिकल पार्टी उस बॉन्ड को लेकर वापस एसबीआई में जमा करेगी और उस बॉन्ड को इनकेश करवा सकती है विद इन 15 डेज। 15 डेज के अंदर अगर वो इनकेश नहीं होता तो ऐसे केस में वो जो बॉन्ड का पैसा है वो पीएम रिलीफ फंड में चला जाता है। तो ये एक स्कीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट 2018 में लेकर आई थी। ठीक है, तो 2017 में अरुण जेटली ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में और आगे चलकर 2018 में इसे देश में लागू कर दिया गया, फाइनेंस बिल के रूप में से लाया गया था। तब कहा गया था कि जितने भी दान करता है, जो पॉलिटिकल पार्टी को दान देना चाहते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट हाउस हो, चाहे वो पर्टिकुलर कोई व्यक्ति हो, वो सभी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकते हैं और उनकी जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी,
क्योंकि अगर किसी को पता चलता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी कॉर्पोरेट हाउस ने या किसी व्यक्ति ने चंदा दिया है, तो अदर जो रूलिंग पार्टी है कभी भी रूल में आए और उन्होंने ये देखा कि उस कॉर्पोरेट हाउस ने कोई भी एबीसीडी किसी और पार्टी को चंदा दिया, तो वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है, उसके खिलाफ हीन भावना से काम कर सकती है। इसीलिए उनकी जो पहचान है, जो भी चंदा दे रहा है, जो भी बॉन्ड के जरिए पैसा दे रहा है पॉलिटिकल पार्टी को, उनकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। यह प्रावधान किया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में 2018 में। इसके अलावा एक और प्रावधान किया गया था कि जितनी भी कंपनी से, चाहे वो लॉस मेकिंग कंपनी भी क्यों ना हो, लॉस भी क्यों ना कर रही हो अपने कंपनीज में, वो भी बॉन्ड के जरिए पार्टी को चंदा दे सकती है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकती है। यह प्रावधान किया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड में। अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड है देखिए, वो 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1 करोड़ इन अलग अलग डिनोमिनेशन में थे, अलग अलग पार्ट में बटे हुए हैं। इतना ही चंदा बॉन्ड के जरिए दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को 10,000 रुपए चंदा देना है तो वो 10,000 का बॉन्ड ले लेगा। 1,00,000 रुपए अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को देना है तो वो 1,00,000 रुपए ले लेगा। इसके अलावा 10,00,000 और 1 करोड़ राशि के फंडिंग की जा सकती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। जैसे अगर किसी को 2 करोड़ करना है तो वो 1-1 करोड़ के 2 बॉन्ड ले सकता है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकता है। यहां पर ये चीज समझिएगा कि काले धन को रोकने के लिए 2018 से पहले पार्टियां जो फंड लेती थी, जो अनुदान लेती थी, जो चंदा लेती थी, वो कैश में होता था। तो काले धन को खत्म करने के लिए इसे लाया गया था कि बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन होगा तो इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी पैसों में। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज समझिए कि जो चंदा दे रहा है उसकी जानकारी गुप्त रखी जाती है और पॉलिटिकल पार्टी को कौन कितना चंदा दे रहा है इसके बारे में जानकारी रिवील नहीं की जाती है, यह कहकर कि यह उनका राइट टू प्राइवेसी है जिसने भी अपना चंदा दिया है। तो 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी का अधिकार दिया था, हम उस अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी जानकारी को गोपनीय रख रहे हैं, ऐसा कहा गया था इस स्कीम में 2018 में। अब आपको ये चीज पता चल गई कि चुनावी बॉन्ड मतलब जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो एसबीआई की कुछ सिलेक्टेड शाखाओं से ही मिलता है। एसबीआई ही इसके लिए एकमात्र बैंक है जहां से इलेक्टोरल बॉन्ड मिल सकते हैं किसी भी व्यक्ति को या किसी भी कॉर्पोरेट हाउस को। इंडिविजुअल भी अगर दान देना चाहता है तो इस बॉन्ड को ले सकता है, इलेक्टोरल बॉन्ड को ले सकता है। इसके अलावा अगर कोई कॉर्पोरेट दान करना चाहता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कर सकता है। अब यहां पर बात आती है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया जा सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, मतलब कौन एलिजिबल है इसकी बात करें तो देखिए, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A में रजिस्टर्ड हो और इसके अलावा उसने लोकसभा चुनाव में या राज्य की विधानसभा के चुनाव में कम से कम 1% वोटिंग प्राप्त की हो आम चुनाव में, तो ऐसी पार्टी को, किसी भी पार्टी को पॉलिटिकली इस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया जा सकता है। यह प्रावधान किया गया था, ठीक है ना। यह जो चंदा है चेक के माध्यम से दिया जाता है और इसके अलावा डिजिटल पेमेंट भी किया जा सकता है, डिजिटली भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के जो फायदे गिनाए गए थे उस वक्त रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा वो क्या थे, तो पहली चीज ट्रांसपेरेंसी आएगी कि पॉलिटिकल पार्टीज को कितना चंदा मिल रहा है, इसकी ट्रांसपेरेंसी आएगी क्योंकि पूरा जो हिसाब होगा वो डिजिटल पेमेंट के माध्यम से होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से होगा। 20,000 से ऊपर की राशि अगर किसी को दान करना है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ही होगी। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी इन पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग, पॉलिटिकल पार्टी को कितनी फंडिंग हो रही है इसमें ट्रांसपेरेंसी में मदद मिलेगी। अकाउंटेबिलिटी आएगी, ठीक है। इसके अलावा जो कैश ट्रांजैक्शन जो देश में होता है, जो ब्लैक मनी का मुख्य कारण है, वो पूरी तरह से खत्म होगा और ब्लैक मनी हटेगी तो डिजिटलाइजेशन को भी बढ़ावा मिलेगा और ब्लैक मनी को खत्म किया जा सकता है। तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल थे सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से, उन्होंने यही तर्क रखा कि इसे ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए लाया गया है और कहीं ना कहीं ये इसमें सफल भी होता है। और इसके अलावा आर्टिकल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो राइट टू प्राइवेसी का अधिकार दिया गया था, उस राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही जो दान करता है उसकी जानकारी गुप्त रखी जाती है, उसकी जानकारी रिवील नहीं की जाती, ताकि कोई भी अदर पार्टी उससे आगे चलकर जब वो रूल में आए तो बदला न ले सके और किसी भी हीन भावना से काम
न कर सके। अब यहां पर देखिए कि प्रमुख मुद्दे जो पिटिशनर्स थे जो कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेके गए, उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा, क्या अपनी राय रखी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था, इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पिटिशनर थे, जो प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल और उनकी जो टीम थी जो पिटिशनर के रूप में थी, इन्होंने इस मुद्दे पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो लोग हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी एक इंडिविजुअल जो भी चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट है, अगर किसी भी व्यक्ति ने उस कैंडिडेट को वोट दिया है तो उस कैंडिडेट का ये अधिकार हो जाता है, आम जनता का ये अधिकार हो जाता है कि उसको अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो उसके पास कि इनके पास कहां से कितना चंदा आ रहा है, कहां से कितना अनुदान आ रहा है, कहां से फंडिंग आ रही है, ये पता रखना उनका मूल अधिकार हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई भी रूलिंग पार्टी है, इसके तहत देखिए एक्सटॉर्शन को बढ़ावा मिल सकता है, पॉसिबल है कि उगाही बढ़े। इसको सीधा सीधा ऐसे समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कॉर्पोरेट हाउस पर या फिर रूलिंग गवर्नमेंट किसी भी कॉर्पोरेट हाउस पर दबाव बना सकती है कि वो उनकी पार्टी को फंडिंग करे, जो भी पार्टी पावर में है उसे फंडिंग करे, और इसके दम पर यहां पर गवर्नमेंट भी इफेक्ट होगी, जो डेमोक्रेसी है देश की वो भी इफेक्ट होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई भी कॉर्पोरेट हाउस किसी भी पार्टी को फंडिंग करता है, क्योंकि आप समझते हैं कि जनता जब पैसा देती है तो वो कुछ अमाउंट होता है, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी चंदा देती है तो उसका अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, बल्क में अमाउंट होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो रूलिंग पार्टी है वो कॉर्पोरेट हाउस की तरफ झुककर अपनी नीति बना सकती है, अपना लॉ बना सकती है और उनको अदर बोल सकते हैं कि कवर दे सकती है, उनके फेवर में काम कर सकती है जिस भी कॉर्पोरेट हाउस ने उनको चंदा दिया है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जो देश की डेमोक्रेसी है उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, क्योंकि जिन लोगों ने चुनकर गवर्नमेंट को भेजा है उनका अधिकार बनता है कि वो अपनी पार्टी के बारे में पूरे ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन जितनी भी है उनके बारे में पता रखे। इसके अलावा जो कॉरपोरेट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बना सकते हैं, सरकार को इफेक्ट कर सकते हैं पॉलिसीज मेकिंग में या फिर किसी अदर तरीके से, और गवर्नमेंट की भी एक हाथ दे एक हाथ लेकर रूल हो जाता है। अगर उन्होंने गवर्नमेंट को पैसा दिया है तो गवर्नमेंट भी उनके फेवर में झुककर काम कर सकती है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जो कि पिटिशनर्स के द्वारा रखे गए। पिटिशनर्स ने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि देश में जो फेयर इलेक्शन है कहीं ना कहीं वो प्रभावित होंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं रूलिंग पार्टी जो है उसी को सबसे ज्यादा चंदा आने वाला है, क्योंकि कॉर्पोरेट हाउस जितने भी है वो यही चाहेंगे कि रूलिंग पार्टी को हम चंदा दे और अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग अपने फायदे के लिए उनसे अपने फायदे के लॉ बनवाए, अपने फायदे के डिसीजन दिलवाए। तो इस तरह से एक फेयर इलेक्शन इफेक्ट होगा, क्योंकि रूलिंग पार्टी के पास सबसे ज्यादा चंदा होगा। एडीआर जो कि अभी हमने एक एनजीओ की बात की थी, उसने भी 2022-23 की अपनी रिसर्च में ये बताया है कि 90% कॉर्पोरेट टैक्स वर्तमान रूलिंग गवर्नमेंट को गया है, सेंट्रल में जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है उसको गया है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा आया, टैक्स नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा आया है 90% वो रूलिंग पार्टी को ही गया है। तो इस तरह से जब रूलिंग पार्टी और पावरफुल होगी और अपने चंदे को जो उनके पास आया है, सीधी सी बात है वो चुनाव में खर्च करेगी, चुनाव में प्रलोभन भी दे सकती है और अदर तरीके से जब खर्च करेगी अनाप शनाप तो उनके जीतने के चांसेस बन जाते हैं, और ऐसी कंडीशन में देश में फेयर इलेक्शन कहीं ना कहीं इफेक्ट होता हुआ दिखाई देगा, जो कि डेमोक्रेसी की हत्या है। तो ये कहना था पिटिशनर्स का सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि ये जो स्कीम है, ये जो लाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2018 में, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ये राइट टू इंफॉर्मेशन को इफेक्ट करती है, उसे वॉयलेट करती है, इसीलिए ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके अलावा कंपनी एक्ट में जो बदलाव किए गए थे 2018 में जब ये बिल लाया गया था, तो ये प्रावधान किया गया था कंपनी एक्ट में कि जो लॉस मेकिंग कंपनीज है वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दे सकती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। तो जब वो खुद ही लॉस में है तो उससे चंदा क्यों लिया जा रहा है और उसको प्रेशराइज्ड क्यों किया जा रहा है। तो ये प्रावधान भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने एड्रेस में लिया और इस पर भी कहा कि इस तरह से ये जो बिल है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसे स्ट्रक डाउन किया जाता है
तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाता है, असंवैधानिक घोषित किया जाता है। तो इस तरह से ये पूरा मुद्दा है। आपने समझ लिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऐसा कहा। और अगर हम इसका कंक्लूजन देखें फ्रेंड्स, तो देखिए आगे चलकर पार्लियामेंट में हो सकता है इसके एवज में कोई बिल आ जाए, वो बात की बात है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो कहीं ना कहीं एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बात आप भी समझेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके पास जब फेयर तरीके से, इतनी तो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, आम लोगों को इतना तो पता होना चाहिए कि वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहे हैं उनकी इनकम के सोर्स क्या क्या है। इससे जो कंपनी, देखिए अगर कोई भी शेयर होल्डर है किसी कंपनी का, अब वो लॉस मेकिंग कंपनी भी है और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर फंडिंग कर देती है, पैसा दे देती है, दान में देती है, अनुदान दे देती है, तो कहीं ना कहीं उन शेयर होल्डर्स का विश्वास टूटता है और कहीं ना कहीं ये उन शेयर होल्डर के पैसे पर भी आघात है। तो इन शॉर्ट देखिए तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह डिसीजन लिया गया है और इस डिसीजन से कहीं ना कहीं आगे चलकर भारत में इलेक्शन की दिशा भी बदल सकती है। और इस अगर हम एक्सपेक्ट से देखें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आगे चलकर भारत की जो पॉलिटिकल जर्नी है वो भी धीरे धीरे अलग दिशा में जा सकती है। तो फेयर इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह डिसीजन दिया है जिसके तहत उसने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है। तो यही एक मुद्दा था जिसके बारे में यहां पर मैंने आपको बताया है। आपको इजीली पता चल गया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कहना था। सॉलिसिटर जनरल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पैरवी कर रहे थे, उन्होंने किन चीजों को एड्रेस करते हुए सुप्रीम कोर्ट को यह कहा कि इसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना तर्क था, जो पिटिशनर्स थे उनका अपना तर्क था, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, और उसने इस बिल को या इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है आज ही के दिन। तो आई होप आपको पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में पता चल गया होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट क्यों दिया, किस तरह से ये आम नागरिक के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, इन सब के बारे में आज आपको इस वीडियो में इजीली पता चल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारा जीएस फाउंडेशन का आरंभ 2.0 बैच शुरू हो गया है फ्रेंड्स। रूट एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपके लिए सिविल सर्विसेज के लिए पूरा बैच अवेलेबल है। सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में। और अगर आप इंडियन पॉलिटी को डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ले सकते हैं रूट एप्लीकेशन पर जाकर, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में है और पूरा सिविल सर्विसेज के लिए इंडियन पॉलिटी बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बेसिक से हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आया हो तो अगेन वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।